आने पे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ फिरदौस अशरफ साहबा का। ये उनकी कमिटमेंट जाहिर करता है ह्यूमन राइट्स और राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए और लोगों को एम्पावर करने के लिए कि उन्हें हर बात पता होनी चाहिए। हुकूमती अमूर जो है खुफिया या सीक्रेट नहीं होने चाहिए। तो मैं मैडम साहबा को खुशामदीद कहते हुए चाहूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल कमिश्नर साहब, शाह साहब, मेरे सामने तशरीफ फरमा मीडिया के काबिल एहतराम साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक नए पाकिस्तान की तकमील के लिए लाजमी जुज़ है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने राइट टू इंफॉर्मेशन का जो हक है हर शहरी का, उसको ना सिर्फ तस्लीम किया बल्कि इंश्योर किया इस अमल को कि हमारे तमाम हुकूमती अमूर, हमारी पॉलिसीज, हमारी लेजिस्लेशन, हमारा ओवरऑल कंडक्ट और उसके साथ जुड़े जितने भी हुकूमती अमूर हैं और वो अवाम की दस्तरस में लाए जाए। और अवाम जो है जहाँ हुकूमती पॉलिसीज पे अपना फीडबैक और जहाँ निगलेक्ट हुए राइट्स हैं उन पे उनको बोलने का हक हो। और मुझे खुशी है कि यहाँ राइट टू इंफॉर्मेशन हमारा ये जो RTS का मिशन और कमीशन, ये चूँकि इस तरह से मिशन को लेके चल रहा है कि कमीशन कहने से बेहतर है कि मैं इसको एक मिशनरी वो फोरम कहूँ, जिस फोरम के अंदर हमारे बुनियादी हकूक जो हर शहरी के हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ को ये जिस तरह से छतरी फराहम कर रहे हैं और इतनी कलील मुद्दत में इस कमीशन ने अपने मिशन की तकमील के लिए जिस तरह से आज तक मेहनत की है, आज यहाँ आने का मकसद इनकी कारकुन को खराज तहसीन पेश करना है और जो आपके अवाम के हकूक के साथ जुड़े चैलेंजेस हैं उनको फर्दर एनालाइज करना है, एवेलुएट करना है और ये बावर करवाना है कि किसी भी माशरे के अंदर जब वहाँ पे अपने हकूक के हवाले से आगाही आती है, शऊर आता है, अपने फराइज को अदा करने में वहाँ आसानी है। क्योंकि कोई भी मुआशरा हकूक और फराइज में तवाज़ुन पैदा किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। तो जहाँ ये कमीशन आपके हकूक की आगाही के लिए आवाज़ उठा रहा है, जदोजहद कर रहा है और आपको वो प्लेटफॉर्म दस्तयाब कर रहा है जहाँ से आप राइट टू इंफॉर्मेशन का आपका बुनियादी हक अचीव कर सकते हैं, वहाँ साथ साथ आपको आपके फराइज के हवाले से भी सेंसिटाइज कर रहा है। तो मैं शाह साहब, अंसारी साहब, आप दोनों को ये कहने आई हूँ कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब जो है वो जिस तेजी से तब्दीली के सफर की तरफ रवां है, ये कमीशन जो है उसकी विजन की, उस सोच की, उस अमल की हकीकी तस्वीर है। और आपकी जो 2018 और 19 की और फिर 19 और 20 की 2 रिपोर्ट्स आपने मुझे ये एजाज़ दिया कि मैं आके उन 2 सालाना रिपोर्ट्स को साइन कर दूं और फिर उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर हम उसको सबमिट करने जा रहे हैं, जिससे अल्टीमेटली जो 5600 के करीब इस कमीशन ने अब तक लोगों के ग्रीवियंसेस एड्रेस किए हैं। ये तारीख साज रिकॉर्ड है जो इससे पहले यहाँ नामुमकिन था, क्योंकि या तो कोई सुनने वाला नहीं था और फिर जो सुनाने आता था वो खुद विक्टिम बन जाता था। तो पहली दफा उसकी दारसी करते हुए इस कमीशन ने जो
दोनों मेरे काबिल एहतराम चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर दोनों की कारकर्दगी को मीडिया के सामने आज मैं पेश करने आई हूँ। मुझे ये जान के खुशी हुई है कि जो ये कनेक्टिविटी इन्होंने इस्टेब्लिश की बार्स के साथ, वकला के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ और स्पेशली जो हमारे सहाफ़ती बरादरी के माथे का झूमर हमारे सहाफ़ी हजरात हैं, उनके साथ जो इन्होंने ओनरशिप डेवलप की और उनको बोलने का हक दिया और फिर उसके साथ उनके साथ अपने जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट्स के अंदर, मीडिया हाउस के अंदर कहीं नाइंसाफी हुई, कहीं ज्यादती हुई, इस कमिश्नर ने उस पर भी आवाज़ उठाई। और ये कमीशन जो है इस हवाले से पाकिस्तान और पंजाब की खसूसन जो सहाफ़ती बरादरी है उसकी भी आवाज़ को ताकतवर बनाने के लिए पुरज़म भी है और कोशिश भी है। इसके साथ साथ जो हमारी एसोसिएशंस हैं, बार एसोसिएशंस हैं और मुख्तलिफ पंजाब भर के अंदर मौजूद जो हमारे सदूर हैं, सेक्रेटरी साहबान हैं और उनका ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पर ये रोल है, जो सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे हमारी एनजीओज का रोल है, जो वुमेन एक्टिविस्ट के तौर पे हमारी पिसी हुई वो आबादी जिसको अपलिफ्ट करने के लिए भी ये कमीशन रोल प्ले कर रहा है, ख़वातीन को मसावी हकूक़ दिलाने और उनको भी अपने हकूक़ के हवाले से आगाही देने में ये कमीशन हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहा है। इसके साथ साथ जो आपकी आबादी का 65% यूथ पर मुश्तमिल है, वो यूथ जो है वो इस वक्त जो है अनगाइडेड हुई मुख्तलिफ टारगेट ढूंढ रही है कि उनके अंदर बारूद है, कमिटमेंट, उनके अंदर तवानाइयाँ भी हैं, सलाहियतें भी हैं, उन नौजवानों के अंदर सबसे ज्यादा स्कूल के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी है और जुनून भी है, लेकिन उनको राइट डायरेक्शन और टारगेट देना इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। इस कमीशन ने राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत उन नौजवानों को एक मंजिल की तरफ निशानदेही दी गई और उनको ये बावर करवाया कि ये आपके नेशनल इंटरेस्ट हैं, ये उसके साथ जुड़ी नेशनल पॉलिसीज हैं, ये उसके साथ जुड़ा नेशनल रोड मैप है और ये अब आपको एक अपॉर्चुनिटी है कि किस तरह आप उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदलेंगे। और मैं समझती हूँ कि पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन पंजाब के 12 करोड़ अवाम के दिलों की आवाज़ बन गया और जिस तरह से अथक मेहनत करके इन्होंने ना सिर्फ स्पीड ब्रेकर्स को हटाया कानूनी ताकत से, बल्कि कानून के अंदर भी जहाँ जहाँ लैकुनास, गैप्स और सुकम आइडेंटिफाई किए हैं, उनको खुद जज रहे हैं शाह साहब, और एक जज जो है वो बेंच और बार के दरमियान आसान तरीके से पुल का किरदार अदा कर सकता है। और बेंच और बार जब अवाम के हकूक के लिए सेंसिटाइज होते हैं तो फिर अवाम के जख्मों पे मरहम लगाना किसी भी हुकूमत के लिए आसान हो जाता है। तो आज हुकूमती नुमाइंदा होते हुए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इस कमीशन को जो पैगाम है वो बड़ा वाज़ेह है कि आप लोग दुखी इंसानियत के लिए, पिसे हुए तबकात के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए जो अलम लेके निकले हैं, हुकूमत पंजाब आपकी पुश्त पे खड़ी है और आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। और अल्टीमेटली जो आपका इस वक्त चैलेंज है, क्योंकि हमारे सहाफ़ी हजरात जो यहाँ मौजूद हैं उनके राइट्स की प्रोटेक्शन, उनके हकूक़ को
तहफ़्फ़ुज़ देना और अल्टीमेटली उसके लिए कोई लाएअमल तरतीब देना, ये इस मिशन और कमीशन की इंतहाई अहम जिम्मेदारी है। मैं शाह साहब और अंसारी साहब एक दफ़ा फिर आपको सलाम पेश करती हूँ, और इंशाअल्लाह ये जो अम्ब्रेला है, इस छत के नीचे जो आप इन सहाफ़ियों के ताकतवर प्लीडर और वकील और तर्जमान बन के इनके हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ, मेरा डिपार्टमेंट आपके साथ है, और इसको ताकत देंगे हम इस कमीशन को, ताकि अवामी हकूक़ की आवाज़ को ताकतवर बनाया जा सके। और आपको दी हुई ताकत जो है वो कानून की ताकत है, जिसको इंशाल्लाह हमारे इस समाजी नाम होने इंसाफ की अदम दस्तयाबी और बुनियादी हकूक़ का जो फुकदान है वो तक रसाई और फराहमी का, उसमें आप हमारे बाजू बन के हुकूमत और गैर हुकूमती वसाइल को यकजा करके आगे बढ़े, और इंशाल्लाह इसी दो तरफा सपोर्ट से हम अपने माशरे के अंदर एक मुस्बत तब्दीली लाने में न सिर्फ कामयाब होंगे, बल्कि आने वाली नस्ल को एक मुख्तलिफ प्रोग्रेसिव एनलाइटेड मॉडरेट पाकिस्तान देने का जो हमारा फ़र्ज है, वो हम इंशाल्लाह इस कौम का कर्ज समझ के अदा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन ने तो पुराने तरीकाकार के तहत ही सेनेट इलेक्शन का ऐलान कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो आप लोगों ने खुशियां मनाई थी, वो पूरा खुशियां तो आपकी फिर अधूरी रह गई। जी कमिश्नर साहब से कर ले पहले, उसके बाद हम फिर इंशाल्लाह सारी दुआई लेके जाएंगे। 5600 आपने माशाल्लाह केस सॉल्व की है। पिछले दिनों एक खबर थी कि कुछ अदारे आपसे ताउन नहीं कर रहे, जिसमें लाहौर डिस्ट्रिक्ट ने कहा कि थोड़ा सा ये बता दें कि चूँकि मैडम भी बैठी हैं, कौन कौन से अदारे ताउन नहीं कर रहे और कहाँ मुश्किलात का सामना है जब आपस में करते हैं। भाई देखें, आज एक बहुत खुशी का मौका है, एक बहुत बड़ा मुझे नारा दे के जा रही हैं मैडम फिरदौस आशिक अवान, कमीशन इज अ मिशन। मुझे बैठे बैठे एक बहुत खूबसूरत नारा आपने दिया है। तो भाई तकालीफ होती हैं, थी बहुत थी। मैं 3-4 दफा मुझे जब भी मैडम मिली हैं, इन्होंने कहा कि मैं और इमरान खान का ख्वाब है लोग पार्टिसिपेट करें और आप बताओ क्या मसाइल है। तो कोई ऐसे मसाइल होते हैं, वो ऐसी छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, लेकिन जिस तरह हौसला अफजाई इन्होंने हमेशा मीटिंग्स में की है, आज आके की है, तो इंशाल्लाह बड़ा रोशन मुस्तकबिल है पाकिस्तान। शाह साहब, आप समझते हैं कि कुछ रूल्स में मजीद को अमेंडमेंट की जरूरत है ताकि आपकी ग्रिड ज्यादा बेहतर हो और इंफॉर्मेशन के हसूल में जहाँ रुकावटें पैदा होती हैं उन्हें दूर करने के लिए? मैडम की इजाजत से देखें, छोटे मोटे ज़ाहिर है इम्प्रूवमेंट्स वक्त के साथ साथ आपको अपनी मशीन को भी अपडेट करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जो मैन बिहाइंड द गन होता है वो इट मैटर्स मोर। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं कोई बोली पहलू कोई अपना करना चाहता, लेकिन आप सारे साथी हजरात मुझे जानते हैं, मैं खुद ही किताब हूँ, मैं आप सबका भाई हूँ। हमने दिन रात यहाँ सुबह से 7 से शाम 7 तक काम किया है अक्सर। तो मैं ये समझता हूँ उन चीज़ों के साथ साथ हमारी मजबूती होनी चाहिए, हमारे ईमान की पुख्तगी होनी चाहिए। जिस तरह मैडम साहबा ने कहा कि जो बुनियादी हकूक हैं वो मुकद्दम होने चाहिए, इंसानियत मुकद्दम होनी चाहिए। रूल्स की बात की है, वो रूल की लेजिस्लेशन में आप महसूस करते हैं कि आपने फील किया कि रूल में कमी है, इनको बेहतर होना चाहिए। अब वो बताएं कि कहीं या सारा रूल परफेक्ट है। नहीं, देखें इस्लाम हर वक्त देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, वो चीजें हैं। मैं जरा इस बड़ी महफिल में कवानीन की किताब खोल के शुरू कर दूँ, तो जरा मैं समझता हूँ आपसे जवेद साहब उनका कहना ये है कि जो आपका इस वक्त एक कोई भी इंस्टीट्यूशन जब लगता है और उस इंस्टीट्यूशन की जब प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस शुरू होती है या सर्विस डिलीवरी की तरफ आता है, तो वो ग्राउंड रियलिटीज मिसमैच कर जाती हैं उन क्लास के साथ।
वो ये सवाल कर रहे हैं कि क्या जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल राइट टू इंफॉर्मेशन को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया है, तो मौजूदा लॉज जो है उस पूरे स्ट्रक्चर वाइज जो है उस कमिटमेंट पे पूरा उतरते उस मिशन हैं को या achieve उसको करना है। फर्दर जो है हमें कहीं पे स्ट्रेंथन करने के लिए ओवरऑल बिल्कुल पूरा उतरते हैं, लेकिन मैं आपको अर्ज कर दीजिए देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी सालाना रिपोर्ट्स को बिला वास्ता डायरेक्टली अगर असेंबली को पेश करने की इजाज़त दी जाए तो मैं समझता हूँ क्योंकि हमारी इवेल्यूएशन या जजमेंटल पावर असेंबली के पास है तो वो ज़रा बेहतर होगा, बजाय एक हमारी रिपोर्ट लो। ये तो मैडम के आने की वजह से हुआ कि उन्होंने फौरन हमारी रिपोर्ट फॉरवर्ड की। इसी तरह हमारे कुछ जो काम में अभी हम एक हेड ऑफिस की शक्ल में लाहौर में काम कर रहे हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क की अभी कॉन्सेप्ट नहीं है, वो अगर आ जाए तो हमारे कमिश्नर साहबान डिवीजनल हेडक्वार्टर पे जाके काम को निपटा सकेंगे। तो इस तरह मैं ये समझता हूँ कि जो कोई पर्सन इंडिविजुअल इसके हुक्मदूली करता है, 14 दिन के अंदर कोई PIO जवाब नहीं देता या बाद में कमीशन के ऑर्डर पे भी नहीं करता, 50,000 रुपए जुर्माने का बिल्कुल मौजूद है, पावर है। लेकिन अगर उसको भी थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर दिया जाए तो वो जरा बेहतर है। मैं सिर्फ इसमें एक ऐड कर दूं। देखिए, एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिटिंग इन द फेडरल गवर्नमेंट, मुझे ये खुशी है कि मेरे लास्ट टेन्योर में 2013 से हमने फेडरल गवर्नमेंट ने इस कमीशन को जब इनिशिएट किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता सूबों के अंदर भी इसकी सारी स्ट्रक्चर बना और पंजाब KPK के बाद पंजाब ने उसमें लीड ली, तो ये एक ऐसा गवर्नमेंट के ऊपर वॉच डॉग है। यकीन माने कि ये वेस्टर्न कंट्रीज में भी इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी जितनी इस कमीशन के जरिए हमारी अफसर शाही को ये पता होगा कि कोई चीज़ भी अवाम की आंखों से अब ओझल नहीं रह सकती, और जहाँ अवाम आते हैं, अवाम के टैक्स पेयर का पैसा आता है, वो कोई भी इदारा जो है जिसके अफसरान की तनख्वाहें अवाम के टैक्स से पे होती हैं, वो जवाब दे है इस कमीशन को। और ये कमीशन से कोई मांगी इंफॉर्मेशन जो है, अगर कोई इदारा उसको लैतुलाल करता है, छुपाता है, या जो ये डॉक्यूमेंट डिमांड करे वो नहीं पहुंचाता, तो इसका मतलब है तो इनके रूल्स तो वायलेट कर रहे हैं, और जिसकी अपनी SOPs हैं, उन रूल्स के साथ जुड़े एक्शंस हैं, फाइन्स हैं, और वो यकीनन ये कर भी रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि एक शाह साहब किसी टाइम जो हमारी जिस दिन ये रिपोर्ट पेश होगी असेंबली में, उस दिन असेंबली के जो हमारे बीट रिपोर्टर्स और वहाँ जो मीडिया है उसको भी आप अपराइज करें कि ये जो रिपोर्ट है उसको गौर से पढ़ के जहाँ पे मजीद बेहतरी होनी चाहिए ताकि अगली रिपोर्ट तक वो कोताहियाँ भी आइडेंटिफाई हो जाए, और नेक्स्ट रिपोर्ट जो 2021 की आए वो इससे और बेहतर रिपोर्ट हो और हमारी परफॉर्मेंस और बेहतर हो, क्योंकि जो ये रिपोर्ट होनी है ये हुकूमती कारकर्दगी का आईनादार है, और हुकूमती कारकर्दगी उस रिपोर्ट से यहाँ होगी। और यहाँ क्यों 2 साल वो पार्लियामेंट में नहीं गई कि लोग डरते हैं कि हमारी कोई कोताही रिफ्लेक्ट ना। मेरा ये बिलीफ है कि जो कोताही अगर आपके सामने आती है तो हमेशा उसमें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आती है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हो। अगर आप अपने मसाइल को छुपाओगे, पर्दा डालोगे, कारपेट के नीचे उसको जगह दोगे, तो अल्टीमेटली उसकी आपने कीमत अदा करनी। एक हुकूमत उसको कारपेट के नीचे छुपा के चली जाएगी, आने वाली हुकूमत वो कारपेट उठाती है, तो जो 5 साल जाया हो जाएंगे वो इस कौम का वक्त है, इस कौम का असासा है। तो हमें कुछ नहीं छुपाना, हमने हर चीज कौम के सामने लानी है, आपके सामने रखनी है, अपनी कोताहियों को भी और अपनी अचीवमेंट्स को, ताकि हम अपनी कोताहियों से सबक सीखें,
और अपनी परफॉर्मेंस को फर्दर इम्प्रूव करें। अगर मुझे इजाजत देंगे, कानून की बजाय जावेद फरूकी साहब कुछ हुकूमती इक़दाम की जरूरत है। मसलन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हर दफ्तर का एक होना चाहिए। अभी तक मैं समझता हूँ 35-40% से ज्यादा मुकर्रर नहीं हुए। मैडम साहबा के मैं इल्म में ला चुका हूँ, इन्होंने मुझे तावन का यकीन दिलाया तमाम पब्लिक बॉडीज में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर मुकर्रर हों। हर पब्लिक बॉडी का मरकजी तौर पे एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो भी अभी 25% ने किया है, बार बार कहने के बावजूद। फिर हर अदारे और पब्लिक बॉडी को अपनी वेबसाइट बना के अपनी तमाम बुनियादी मालूमात, रूल्स और रेगुलेशंस प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज करने चाहिए, वो भी अभी 5% से ज्यादा नहीं है। तो कानून में इतना मसाइल नहीं है जो मैं कहना चाहता था, मैं खुद तरफ करता हूँ। इसके लिए मैंने हाल ही में एक खत लिखा है तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, कमिश्नर्स को कि हम सोशल ऑडिट करने जा रहे हैं हुकूमती जी बेटे आपने लॉ का पूछा ना, तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि सोशल ऑडिट मैडम साहबा को मैं बता चुका हूँ, आजकल हम कंडक्ट कर रहे हैं। 1 माह बाद जिस तरह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई थी, हमने लिख के बता दिया हुआ है कि अपने आप को ठीक कर लें। गवर्नमेंट भी यही चाहती है, गवर्नमेंट का भी यही नारा। तो ये अफसरशाही वाला जो मैडम साहबा ने कहा कि वो अपनी लिथार्जी को दूर करें, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर करें, अपने पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर मुकर्रर करें, ताकि कोई भी शहरी वो किसी दफ्तर में जाए, वो उसे खुश आमदीद कहे, फौरी तौर पे 14 दिन के अंदर उसको मालूमात उसके गिवन एड्रेस में पहुंचाए। तो वीकनेस जरा इस तरफ पब्लिक बॉडी। लेकिन एकदम से ये देखा गया कि आपका इन्फॉर्मेशन कमीशन बना, उसके बाद वेबसाइट में इन्फॉर्मेशन कम होना शुरू हुई, बल्कि वो भी वेबसाइट जिस तरह से एक अच्छी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की वेबसाइट जहाँ पे आप लोग काफी रिपोर्ट्स अवेलेबल होगी, वो भी एक्टिव हो गई है। तो ये क्या वजह इसके बारे में आपने देखा या फिर ये अलग है? कानून में बेटी ने बहुत अच्छा सवाल किया। कानून बुनियादी तौर पे पब्लिक बॉडीज या गवर्नमेंट से इन पे अमल दरामद करवाना हमारा फर्ज है कि हम उन्हें बार बार करें। और उसके लिए मैं ये हमारी एनुअल रिपोर्ट में, मैं अगर आप बाद में मिलेंगे तो मैं बताऊंगा कि किस हद तक हमने एफर्ट्स किए। बल्कि हाई कोर्ट के अंदर एक केस में मैं बतौर अमाइकस क्यूराई वॉलंटरीली पेश हुआ और जस्टिस मुजाहिद मुस्तकीम ने मेरी सिफारिश पे एक हुकूमत को आला तरीन कमेटी कायम करने का हुक्म दिया, जो कि 6 माह से बन चुकी है। चीफ सेक्रेटरी उसके सरबराह है, प्रोविंशियल RTI इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। वहां भी मैंने अर्ज किया कि पब्लिक बॉडीज के अंदर नकाइस हैं, लॉ के अंदर इतना नुक्स नहीं है। पब्लिक बॉडीज को जोड़ने की जरूरत है, शेकअप करने की जरूरत है, जगाने की जरूरत है, RTI ट्रेनिंग्स की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। अभी मैडम साहबा को जब मैं पिछले दिनों मिला, बड़ी तारीफ की। हमने जो ही लॉकडाउन और ये कोरोना वाला सिलसिला शुरू हुआ तो हमने यूट्यूब चैनल अपना बनाया हुआ है, आपने देखा होगा, काफी चीजें हमने अपलोड की हैं। तो हमारा तो एक रोल है, न सिर्फ हम एपेलेट बॉडी हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ, बल्कि साथ साथ प्रमोट करना, प्रमोशन पूरे मुआशरे में ट्रेनर भी हैं, प्रमोटर भी हैं। तो हम अपना रोल जो है वो बड़ी जान फिशानी से निभा रहे हैं और जाहिर है आइंदा तावन पे, हुकूमत के तावन पे इसका बहुत इंतजार होगा। जी, जैसा कि आपने सुना कि RTI जो है वो कमीशन ने इसको बहुत कलील अरसे में बेहतरीन नारा बना दिया है। और अगर ये कमीशन एंड आई एम वेरी होपफुल कि अपने मैंडेट के अंदर रहते हुए जो यूनिलैटरल कम्युनिकेशन थी उसको बायलैटरल कम्युनिकेशन में बदल दे। और इससे पहले सिर्फ सुना जाता था, सुनाया जाता था, सुना नहीं जाता था। और जो सुनने और सुनाने का दो तरफा अमल है वही इस कमीशन की ताकत है। और जब हम हकायक को सुनेंगे और हकायक ही सुनाएंगे
तो फिर इस माशरे में करप्शन का जो नासूर है, जो कैंसर है, वो ख़त्म होगा। और ये कैंसर ख़त्म करने में जो हमारा कमीशन है ये किरदार अदा कर सकता है। और इंशाल्लाह अगले साल जब हम दोबारा बैठेंगे तो हम इसको 5600 की बजाय इनकी जो कारकर्दगी है हम चाहेंगे कि डबल हो, और पंजाब के 12 करोड़ लोग जो हैं उन तक इनकी आवाज़ जो है पहुंच चुकी हो कि भाई ये एक फोरम है जहाँ पे कोई नहीं सुनेगा तो ये सुनने के पाबंद है। और इनको उन सब की आवाज़ सुनाने के लिए मैंडेट दिया गया, और ख़ास तौर पे दफातर के अंदर अफसर शाही जहाँ इस्तेसाल करेगी किसी भी शहरी का, तो ये दरवाज़ा जो है उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए खुला रहेगा। और इंशाल्लाह इसको हम तकवीयत डॉक्टर साहब ये बताएं सियासी सवाल जी 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 डॉक्टर साहब कल बड़ा दिन है, 37 नशिस्तों पर इलेक्शन होने जा रहा है, 37 नशिस्तों पर इलेक्शन होने जा रहा है, और सबसे बड़ा मैदान इस्लामाबाद में लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने आपकी जो पिटीशन थी वो भी टर्न डाउन कर दी, और वही अब सीक्रेट बैलेटिंग के थ्रू सारा कुछ होने जा रहा है। क्या क्या तवक्को करते हैं शाह साहब, इसी सवाल मुश्किल क्या तवक्को करते हैं डॉक्टर साहब कि पीटीआई कब किस हद तक अपने सेनेटर्स कामयाब करवा पाएगी, और जो सबसे बड़ा कंपटीशन है उसके बारे में क्या ओपिनियन है? आपके सवाल से पहले चूंकि अंसारी साहब का हक भी था तो इसी दोनों का, सवाल के क्योंकि उन्होंने उस वक्त सवाल किया था। पहला सवाल जो अंसारी साहब का था उसका जवाब मैं देना चाहती हूँ। इन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है कि हम पुराने सिस्टम से ही इलेक्शन को यकीनी बनाएंगे, और टेक्नोलॉजी का जो एक ऑप्शन था उसके लिए चूँकि वक्त कम है तो इसको अगले इलेक्शन के लिए हम रुए कर लाएंगे। तो अंसारी साहब का जो हर वो पाकिस्तानी जानना चाहता है, इन्होंने उनकी आवाज मान के ये सवाल किया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए जो इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट दिया, उनकी कोर्ट में वो बाल फेंकी कि आप टेक्नोलॉजी के जरिए इस चैलेंज को स्ट्रीमलाइन कर लें और ट्रांसफॉर्म कर दें इनटू एक्शन। वो सुप्रीम कोर्ट की हदायत अपनी जगह, लेकिन वक्त की किल्लत 2 दिन में यकीनन ये इलेक्शन कमीशन के लिए भी बड़ा चैलेंज था। लेकिन हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस निज़ाम को बदलने के लिए, जिस सोच को बदलने के लिए कोशिश है, वो किसी एक दिन या किसी एक इलेक्शन तक महदूद नहीं है, और ना हम अपनी टर्म ऑफ गवर्नमेंट तक उन रिफॉर्म्स को लाना चाहते हैं। ये आने वाली नस्ल के लिए और आने वाले नए और दरख्शां रोशन पाकिस्तान के साथ जुड़ी ये ज़रूरत है। हमें वक्त की जो किल्लत और जो इस वक्त इंस्टीट्यूशनल हमारा गैप है उसका भी अंदाजा है। एक कैपेसिटी नहीं है हमारे उन इदारों के अंदर जहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम उनको डिजिटलाइज करें, और वो डिजिटलाइजेशन इस हुकूमत का सबसे पहला मिशन और विजन है। और वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में डिजिटल पाकिस्तान की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास कराना, हम आहंग बनाना, ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द रीजन के अंदर और दुनिया के 5 कॉन्टिनेंट के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी से ही इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल हो रहा है। हम पीछे रह गए हैं और हमें आगे बढ़ना है। लेकिन चूंकि इलेक्शन कल है, हम ये तवक्को करते हैं कि जो सीक्रेसी ऑफ दी बैलेट सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योर करने के लिए कहा है वो अपनी जगह कायम रहेगी, ब्रीच नहीं होगी। लेकिन उसके साथ साथ जो जमीनों की खरीदो फरोख्त और मंडियां लगाने वाले और बोलियां लगाने वाले खरीदार हैं, उनको भी
कौम देख रही है और ये बड़ा अहम दिन है ख्वाजा साहब कल कि एक तरफ जो है रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, एक तरफ जो है सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, एक तरफ जो है वो उस वोट के तकद्दस को बहाल रखने की और उस इंस्टीट्यूशन की अपनी सेंटिटी को सिक्योर करने की बात हो रही है। और वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले जो हैं पूरी कौम देख रही है कि किस तरह से नोट को इज्जत देने के लिए बेताब है और किस तरह से वो इसहाक डार से उन्होंने सफर शुरू किया और 2018 में जिस शख्स ने अदालतों का मफरूर और इश्तिहारी था उसको इन्होंने सर्टिफाइड चोर को उस मुकद्दस ऐवान में पहुंचाया जिसने आज तक ना वहाँ हलफ लिया ना उस ऐवान के तकद्दस की पासदारी की। और अगर ये इस तरह के इदारे ये चाहते हैं कि जो इश्तिहारी मफरूरों की पनाहगाहें बने और जो उन इश्तिहारी और करप्ट अनासर को छतरी दें और ये उस अदारे तक रसाई सिर्फ डकैत इसलिए ले कि उनको एक कवर मिल जाए, अपनी कारस्तानियों को छुपाने का एक जवाज और बहाना मिल जाए और जब भी कानून उन पे हाथ डाले उनके जाती स्याह अमाल की कोई कारस्तानियों की जवाब तलबी करे तो उसके रास्ते में कोई MNA बन के खड़ा हो जाता है, कोई MPA बन के खड़ा हो जाता है और कोई सेनेटर का रूप डाल के उसके आगे दीवार बन जाता है। तो ये सारे जो जराइम पेशा अफराद जिनको कानून बुला रहा है और जो कानून को मतलूब है, अदालतों को मतलूब है, वो आज तक उस सेनेट का टाइटल तो लेते हैं कि दे आर सेनेटर, लेकिन उस सेनेटर का सेनेट में बैठ के आवाम के फलाह बहबूद की किसी कानून साजी में कोई हिस्सेदार नहीं बनना चाहते। तो ये वो दौरे रवैये है, ये दौरा अमल है जिस सोच के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं। 73 साल इस पाकिस्तान की तबाही में दो मखसूस खानदानों और उनके चंद हवारियों ने मिल के इस नहज तक पहुंचाया। तो 2.5 पौने 3 साल में इमरान खान की जो जदोजहद है वो हकीकी पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान को लेके जाने की है। ये जो हमारी पिटिशन है, हमारी जो जदोजहद है, हमारा जो मिशन है वो जारी रहेगा, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। जो ख्वाजा साहब का कल के रिजल्ट के हवाले से है तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कल इंशाल्लाह हक की जीत होगी और जमहूरियत की जीत होगी और जमहूरियत पे नकबजनी लगाने वाले चोर दरवाजे से वोट को चोरी करके पैसे की सियासत के जरिए इस ऐवान को जंग-आलूद करना चाहते हैं, करप्शन ज़दा करना चाहते हैं, उनको कल मुंह की खानी पड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैं तमाम इत्तेहादियों को आज सलाम पेश करना चाहती हूँ। MQM को जिस तरह से कराची के अंदर जासा दिया गया कि वो हफीज शेख के मुकाबले में यूसुफ रजा गिलानी को वोट डाल दें और उसके बदले सिंध से 2 सेनेटर्स की सीटें बार्गेन करके मुकमका करके गठजोड़ करके ले लें। मैं खराज तहसीन पेश करूंगी MQM की उस पाकिस्तान के साथ जुड़ी दोस्ती को जिन्होंने नेशनल काज को सुप्रीम किया, पाकिस्तान के कौमी मफाद को फोकियत दी और अपने जाती मफाद को कुर्बान कर दिया। इसी तरह GDA और हमारी इत्तेहादी PMLQ जो है उन्होंने जिस तरह से सीसा पिलाई दीवार बन के इमरान खान के साथ खड़े होने का फैसला किया, वो इस बात की कासी करता है कि एक तरफ पाकिस्तान को
जख्मी करने वाले, पाकिस्तान को कमजोर करने वाले, पाकिस्तान के अदारों को मुतनाज़ा बनाने वाले और पाकिस्तान के अदारों को बेतुकीर करने वाला टोला है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को मजबूत, तरक्की याफ्ता और खुशहाल बना के दुनिया के सामने पेश करने वाला ये इत्तेहाद है जो इमरान खान की क़यादत में इंशाल्लाह अपनी तमाम सीटें जीतेगा। और कल जो तारीखी PDM के हिस्से में रसवाई आनी है वो भी इंशाल्लाह तारीख के औराक में वो ना सिर्फ दर्ज होगी बल्कि इज्जत सादात जो है, मुझे अफसोस है कि वो भी कल पारा पारा होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बेवक्त की खुदकुशी थी और बेवक्त की रागनी थी। ना हालात मुवाफक थे उनके लिए और ना सूरत हाल, क्योंकि तोशा खाना के वो हाल जो है अभी उनका पीछा कर रहे हैं। वो तोशा खाना के तोहफे जो हैं वो अभी तक वापस नहीं आए। तो मेंबरान भी एक नीड की क़यादत को चुनना चाहते हैं ताकि उस मुकद्दस अवान में करप्शन की दास्तानों के साथ जुड़ा कोई ऐसा चेहरा जो कौम पे बोझ बन जाए और उस अदारे पे बोझ बने, मेंबरान भी उसको चुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अल्टीमेटली कल एक हक और सच के दरमियान मैच का दिन है और एक ऐसा मैच है जिसमें हमेशा हक जीतेगा और सच जीतेगा और झूठ को एक दफा फिर तारीखी रसवाई का सामना ये फरमा दीजिए कि अपोजिशन ने कुछ दिनों से ये कहना शुरू कर दिया है कि लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल हो गई है। अब गवर्नमेंट के लिए ये जो है इलेक्शन जीतना शायद इतना आसान ना हो जितना कि पहले था। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मेरा मौक़िफ़ ये है कि एस्टेब्लिशमेंट पहले दिन से ही न्यूट्रल थी और एस्टेब्लिशमेंट का न्यूट्रल होना ही शाही खानदान को नागवार गुजर रहा था और जिले सुबहानी का पूरे की पूरी सियासत का ओढ़ना बिछोना ही अंपायर को साथ मिला के खेलने से जुड़ा हुआ है। तो न्यूट्रल अंपायर उनको पूरी की पूरी सियासत में ना सूट की है और ना उन्हें बर्दाश्त किया। जहां अंपायर ने न्यूट्रल होने की कोशिश की है उन्होंने या उनको घर भेजा या उनसे मुहाजराई की है या उन अदारों पे चढ़ाई की है और वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो उनके अपने लगाए हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हों, वो इनके अपॉइंटेड जजेस हों, इनके हर अदारे के अंदर जहां कहीं पे भी उन्होंने अपना अंपायर लगाया, जब उससे न्यूट्रल होकर परफॉर्म करना शुरू किया तो इन्होंने उनके गिरबान पकड़े। तो अंपायर पहले दिन से न्यूट्रल थे, अब भी इंशाल्लाह न्यूट्रल रहेंगे और जो हमारे हिस्से का काम है हम सियासत के मैदान में अपने मुखालिफिन को सियासी अंदाज से निपटेंगे भी और इंशाल्लाह सियासी पंजा आजमाई से कुछ ये बताइएगा कि आपने कहानियों को तो मुबारकबाद दे दी और कहा वो मुमकिन है आपके साथ खड़े हैं। जो जनूबी पंजाब और दीगर से मौसमी बटेरे PTI में आए और उड़ान लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, खान साहब कल के बाद इन्हें शटअप डाल देंगे या कोई वक्त का इंतजार करेंगे? अगर वो चलेंगे और उन्होंने अपने वोट भेज दिए जरदारी साहब तो फिर क्या? सियासत अगर मगर से नहीं होती, सियासत हकायक से होती है और हकायक ये कहते हैं कि जिसने भी अवाम की सियासत करनी है, अवाम की मुश्किलात का ज़ाला करना है और उसकी हल्के के अंदर तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाना है तो कोई भी 2.5 साल पहले खुदकुशी करने का नहीं सोचेगा और ना भी करेगा। जो सियासत करता है वो सियासत पर गहरी नजर रखता है और उसको पता है कि हुकूमत वक्त की तरजीहात अवामी फलाह बहबूद है और दूसरी तरफ ज़ात का दर्द है। तो ज़ात के दर्द के साथ जाना खुशी के मुतरादिफ है और कौम के दर्द के साथ खड़ा होना ऐन इबादत है। ये बताएं डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आपने कहा कि पाकिस्तान सबसे पीछे रह गया पूरे रीजन में फेयर इलेक्शंस के हवाले से, जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो क्या ये इलेक्शन रिफॉर्म्स के बगैर तो ये मुमकिन नहीं है?
تو کیا اس حوالے سے جتنی کشیدگی ہے اس میں آپ سمجھتی ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر کوئی بیٹھ کر کوئی بات کرنے کا کوئی امکان ہے الیکشن ریفارمز کے حوالے سے؟ دیکھیے جو ہر الیکشن کے اوپر انگلی اٹھتی رہی اور جیتنے والا ہمیشہ بغلے میں جاتا رہا اور ہارنے والا انگلیاں اٹھاتا رہا، تو اس عمل کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی از دی اونلی سولوشن. اب ٹیکنالوجی کے سولوشن کی طرف بڑھنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے جو الیکٹورل ریفارمز پارلیمنٹ کے سامنے جو کمیٹی بنی وہ رکھی اور اس میں بایو میٹرکس کا آپشن دیا گیا. یقیناً تمام جو اپوزیشن کے اندر بیٹھی قیادت ہے اور حکومت جو ہے اس کو اس چیز کا احساس ہے کہ اگر آپ نے پارلیمنٹ سے ریفارمز نہ کی تو بایو میٹرکس کا اور صاف شفاف اور منصفانہ الیکشن کا جو خواب ہے وہ حقیقت میں نہیں بدلے گا. تو تمام جو ہمارے ذاتی دکھڑے ہیں اور ایک دوسرے پہ چڑھائی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی حکمت عملی ہے، اس سے نکل کے اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر صاف شفاف اور منصفانہ الیکشن ہو تو اپوزیشن اور حکومت کو بغلگیر ہونا ہے. اور سینٹ الیکشن کی پنجہ آزمائی کے بعد ہم اپوزیشن سے بغلگیر ہونے کے لیے تیار ہیں. اچھا ایک سوال یہ ہے کہ عمران صاحب ہمیشہ مدر آف ڈیموکریسی کا ذکر کرتے ہیں، برطانیہ کی ڈیموکریسی کا، اور کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی ڈیموکریسی. تو جب انہوں نے ایک تقریر کی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ابھی سیکھ رہے ہیں، ہمارا یہ سیکھنے کا عمل. تو 22 سال سے وہ عملی سیاست میں ہے اور اس کے لیے جدوجہد کر رہے تھے جمہوریت کے لیے. تو کیا آئندہ جو وہ انہوں نے تجربہ ابھی تک حاصل کیا گورنمنٹ میں، یا پھر وہ جو ہے برطانیہ میں تو شیڈو ایک کیبنٹ ہوتی ہے جو کہ گورنمنٹ کے پیرلل ایک کام کرتے ہیں، تو کیا آپ مستقبل میں ایسی کوئی شیڈو کیبنٹ بنانا چاہتے ہیں جو کہ آپ کو پھر نیکسٹ گورنمنٹ کے لیے آپ کے کام ہے؟ دیکھیے جو سیکھنے کا عمل ہے وہ قبر کی آخری کن تک بندہ سیکھتا ہے، اور کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، اور پرفیکٹ صرف فرشتے ہوتے ہیں جو آسمانوں میں ہوتے ہیں. انسانوں میں کوتاہیاں غلطیاں ہوتی ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم جس پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں وہاں نظام ہمارا انگریز کا، جہاں 100% لٹریسی ریٹ ہے. آپ اس نظام کو یہاں انفورس اور امپوز کیا آپ نے جہاں لیس دین 50% لٹریسی ریٹ ہے، اور جہاں ریٹن کانسٹیٹیوشن کوئی نہیں ہے، مورل اور ایتھیکل ویلیوز پہ عدالتیں فیصلے کرتی ہیں. تو یہاں جہاں قوانین اور آئین کا کتابچہ جو ہے وہ جس طرح سے بے تکیل ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں جو ہے وہ لرننگ پروسیس میں ہمارا جو ایک پروفیشنل سکلز اور ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا ایک حکومتی امور جو کمیشن اور الیکشن کمیشن آپ کے سامنے مثال ہے کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے تو ٹیکنالوجی آپ کی ضرورت ہے، لیکن ادارے اس ٹیکنالوجی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ویب سائٹس کا ذکر آپ کے سامنے ہے کہ ایک ادارہ اگر اپنی ویب سائٹ بنانے میں کمیٹڈ نہ ہو تو باقی پالیسیز اور اس کے ساتھ جڑے جو چیلنجز ہیں ان کو اوور کم کرنا اتنا آسان عمل نہیں ہے. عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کا جو پہلے دن سے یہ چیلنج رہا ہمارے سامنے کہ ہم نے جو پاکستان کے بک کے اندر بجٹری سپورٹ ہے اور جو آپ کی سپینڈنگ ہے اور پھر جو آپ کا ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ ہے وہ مس میچ ہے، دونوں کا آپس میں لینا دینے کوئی نہیں. تو جب آپ کسی ذمہ داری پہ آتے ہیں اس کے ساتھ جڑی جو طلب حقیقتیں ہیں وہ جب آپ کے سامنے آتی ہیں تو پھر اس کے لیے یقیناً وہ بیٹر ریالٹیز ہیں جن کو نہ آپ چھپا سکتے ہیں اور نہ آپ نکل سکتے ہیں. تو الٹیمیٹلی وہ پھر آپ شیئر کرتے ہیں. تو یقیناً یہ آپ کی اچھی تجویز ہے، نہ صرف ہمیں بلکہ ہر پارٹی کو
अपनी पार्टियों के अंदर थिंक टैंक्स बनाने चाहिए, शैडो कैबिनेट्स बनानी चाहिए और वो शैडो गवर्नमेंट्स के तौर पे उन्हें अल्टरनेटिव पॉलिसीज प्रपोज करनी चाहिए। अब एक वतीरा है कि हम किसी भी पॉलिसी पे, हुकूमती पॉलिसीज पे सिर्फ क्रिटिसाइज करती है अपोजिशन, अल्टरनेटिव प्रपोजल या सजेशन कोई नहीं देती, तो जिससे जो है वो तनकीद बराए तनकीद तक ही वो चीज रहती है और आगे उसमें कोई बेहतरी नहीं आती। अगर हमने आगे बढ़ना है और हमने पाकिस्तान को स्टेटस को से निकालना है तो हमें अल्टरनेटिव पॉलिसी को भी सामने लाना है। हम अगर किसी जगह बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो अपोजिशन हमें अल्टरनेटिव रोड मैप दे, बताए कि जी हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम ये हेल्थ रिफॉर्म्स लाएंगे, ये एजुकेशन रिफॉर्म्स लाएंगे, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होंगी, ये लीगल रिफॉर्म्स होंगी। वो भी वहाँ गली बाती प्रोग्राम है और कोई होमवर्क नहीं है और सिर्फ सियासत चमका चमका के 73 साल हम एक दूसरे को नीचा दिखाते रहे हैं। हकीकत पर मबनी रोड मैप की तरफ बढ़े और उसमें यकीनन जो नॉन गवर्नमेंटल पार्टनर हैं वो दोनों के लिए बेहतर पॉलिसीज प्लान कर सकते हैं और इसी से पाकिस्तान आगे अगर कोई रुकन पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देता है तो पीटीआई का हो या पीटीएम का हो तो आपके ख्याल में उसकी सजा क्या होगी? देखिए वो तो आपका लिखा हुआ है जो पार्टी में सजा क्या होनी चाहिए? पार्टी की सजा ये होनी चाहिए कि पहले तो उसको इतराफे जुर्म और इकरारे जुर्म का हक होना चाहिए, क्योंकि अगर वो वाकई एतराफ करता है कि हाँ देखिए वोट देना उसका हक है, लेकिन उस हक को छुपाना नहीं चाहिए। इशू ये है कि अगर आप इख्तिलाफ करते हैं, इख्तिलाफ करें लेकिन सरेआम करें। ये नहीं है कि आप वोट अपोनेंट को दे के तो पार्टी की पीठ में छुरा घोंपे और सामने आप उर्दू मियाँ तस्वीर तो बिचू मियाँ तस्वीर, ये नहीं होना चाहिए। जो तस्वीर है तो फिर वो उसी का प्रचार होना चाहिए जो शायर है और अंदर कॉल और फेल में तजाद है। अच्छा डॉक्टर साहब उसने एक बात बताइए, क्या कल के इलेक्शन में हुकूमत अपोजिशन के अरकान को कन्विंस करके वोट देना चाहेगी? देखिए हमारी ख्वाहिश ये है कि जिसके पास जितनी सीटें हैं वो अपनी सीटों पर इत्तेफाक करे। अगर हमने ये ना करना होता तो हमें पंजाब के अंदर जो MP दस्तयाब थे हमने बोस जो अपोजिशन ने अपने कैंडिडेट्स विथड्रॉ करके एक ऑप्शन दिया, हमने उसको पाया तकमील तक पहुंचाया क्योंकि हम जमीन फरोशी की मंडी नहीं लगाना चाहते थे। इसी तरह वहाँ पे अपोजिशन के जो मेंबरान हमें वोट देना चाहे तो वह ऐलान देना चाहे हम चोरी छुपी वो खेल नहीं खेलेंगे, हम डंके की चोट में उनको जाहिर करके वो खड़े होके कहें कि हम अपनी हुकूमत की या अपनी अपोजिशन की पॉलिसी से इख्तिलाफ राय करते हैं। ये फिल्म में जो 3 MPs ने ऐलान कर दिया तरीके इंसाफ के उनको सजा नहीं ना देंगे अपना। ये जमहूरियत का हुस्न है और ये PTI में ये शानदार हो सकता है और किसी जमात में आप नहीं देखेंगे कि अपने ही लोग अपनी जमात पे खुद कुछ हमले कर रहे हैं।